और अगेन आप मुझे देख रहे हैं कोटा क्लासेस के चैनल पर। आज जो है तीसरा पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का, उसको आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। और सेकंड पार्ट तक हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके थे। सोर्सेस और स्टोरेज हम लोगों ने देखा था प्लस डी ग्लूकोज का। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली है कि हमको कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि डिटेल हम लोग सारी लगभग देख चुके थे। क्लासिफिकेशन के भी बहुत सारे बेस हैं कि किस बेस पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करेंगे। तो पहला जो बेस है वो हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला बेस है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन को रिमाइंड करवाऊं तो उसमें बोला गया था कि जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, और तीसरा क्या बोला था, या तो उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो। तो वो कंपाउंड्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ एल्डिहाइड ग्रुप कौन होते हैं, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता है, वैसे तो 12th स्टैंडर्ड में हो आप लोग तो आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड नाम का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, CHO। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एल्डिहाइड। और अगर इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिखूँ तो कुछ इस तरीके का होता है ये कि कार्बन रहता है, उससे डबल बॉन्ड से कौन होता है, ऑक्सीजन, और यहाँ से H, और इस वाले फ्री बॉन्ड से ये किसी अदर कंपाउंड के साथ अटैच हो जाता है। तो ये बेसिकली कौन हुआ, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हुआ, राइट। इसके अलावा कीटोन ग्रुप क्या होता है। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में बता दूं, किसी भी कंपाउंड के साथ जब ये अटैच होता है तो ये टर्मिनल पोजीशंस पर अटैच होता है। कौन सी पोजीशंस पर अटैच होता है, टर्मिनल पोजीशंस पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल्स, ठीक है। टर्मिनल पोजीशन पर ये क्या होता है, अटैच होता है। यानी कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड के या तो शुरुआत में ये कंपाउंड अटैच होता है या एंड में अटैच होता है, बीच में ये आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ये तो होता है एल्डिहाइड, जिसको नहीं पता है। कीटोन के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं तो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो बेसिकली कौन सा ग्रुप होता है वो मैं आपको बताता हूं, CO ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को कीटोन ग्रुप बोलते हैं, CO ग्रुप। ये कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच है, इधर से इसका बॉन्ड फ्री है, इधर से इसका बॉन्ड फ्री है। इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मिड में आता है। मिड में इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड है उसके बीच में ये अटैच होता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन बताता हूँ, ये मिड में ही अटैच होता है, ठीक है, इन मिड, ये मिड में अटैच होता है। इधर भी एक कार्बन आएगा, इधर भी एक कार्बन आएगा, राइट। तो ये मिनिमम इसका जो पहला कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का बनता है। IUPAC में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 कार्बन का पहला कंपाउंड होता है इसका, और उसका नाम होता है प्रोपेनॉन, मैथ एच प्रोपेनॉन। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड होगा और ये बीच में अटैच होता है, राइट। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर अटैच होता है, ये होता है एल्डिहाइड। यहाँ पर H भी आ सकता है और C भी आ सकता है। यहाँ पे एसेंशियल है, दोनों जगह कार्बन आएगा, बीच में ये जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। अब मैं चलता हूँ मेरी बेसिक थीम के ऊपर कि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना ही चाहिए कार्बोहाइड्रेट अगर वो है तो बेसिकली एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया तो पहला बेस था फंक्शनल ग्रुप का। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया कि कार्बोहाइड्रेट को फंक्शनल ग्रुप पे अगर क्लासीफाई करें तो 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक वो जिनमें कीटोन ग्रुप होगा। आगे मैंने सिर्फ लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी। ऑब्वियस सी बात है, कार्बोहाइड्रेट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी तो होगा ही सही। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, तो वो एक कैटेगरी हो गई। और ऑप्टिकली एक्टिव तो होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है, तो वो दूसरे टाइप का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप की क्लासिफिकेशन में अगर हम लोगों ने देखा कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, तो उसका एग्जांपल हम लोगों ने ग्लूकोज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है। और फ्रक्टोज के अगर कैटेगरी के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, कीटोन होता है। आगे हम लोग स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे किसकी, फ्रक्टोज की, टेंशन मत लेना। ये सबसे मीठी शुगर होती है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर की कैटेगरी में आता है फ्रक्टोज, राइट। तो जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप जैसे रहता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या है, फ्रक्टोज। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं साइड में हट रहा हूँ, फर्दर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। इस बेसिस पर भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया है कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस हो सकती हैं और कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स जो है रिड्यूस नहीं हो सकती हैं। हालांकि जो है हम लोग जो है इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन वाला ऑर्गेनिक का चैप्टर जो है नहीं पढ़ा है। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे एल्डिहाइड और कीटोन वाला ऑर्गेनिक चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डेप्थ में बात नहीं करेंगे।
तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो सेकंड टाइप है कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का, वो है रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर बेसिस पर। कुछ कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, राइट। तो कौन सी रिड्यूस होती हैं और कौन सी नहीं रिड्यूस होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं मेरा सेंटेंस, एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑर्गेनिक चैप्टर है वो मेरा आप देख लीजिएगा वीडियोस को, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर भी आपको शायद थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, बट आप लोग टेंशन ना लें, जैसा मैं याद करा रहा हूँ वैसा याद करना, बाद में टाइम मिले तो आप एल्डिहाइड कीटोन को देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आप लोगों को वैसे रिड्यूसिंग नेचर का मतलब समझ में आता है। जो रिड्यूस हो जाए मतलब उसकी नेचर रिड्यूसिंग है, जो नहीं हो वो नॉन रिड्यूसिंग है। सिंपल सा फंडा है। रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को सबको पता है कि रिड्यूस होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करूं तो उसमें तो ये होता था कि जो किसी का रिडक्शन अगर होता था तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता था, या अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता था तो उसका रिडक्शन माना जाता था। क्लियर है क्या? तो वो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से था। इसके अलावा यहाँ पर रिडक्शन का क्या पॉइंट ऑफ है, तो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है उसको हम लोग अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। बट एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने बहुत अच्छे से इसको बता रखा है, पर मैं आपको फिर भी एक ट्रिक बता देता हूँ या छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कैसे लर्न करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स पूछे गए। देखिए एल्डिहाइड और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना सा याद कर लो, वो काफी है। एल्डिहाइड कीटोन में देख लेना, ठीक है। यहां पर क्या चीज है, रिड्यूसिंग का मतलब यह है कि एक दो टाइप के रीजेंट होते हैं, फैलिंग्स रीजेंट और टॉलेंस रीजेंट। एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत अच्छे से बताया, पर यहां पर सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो जितना मैं बता रहा हूं। फैलिंग्स रीजेंट और टॉलेंस रीजेंट ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। फैलिंग्स रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट, इनके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसी कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कार्बोहाइड्रेट को अगर रिड्यूस कर देता है तो वो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग नेचर का माना जाएगा, या रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे उसको हम लोग। या फिर टॉलेंस रीजेंट या फैलिंग्स रीजेंट की रिएक्शन अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट से कराई कि उस कार्बोहाइड्रेट को ये रीजेंट जो है रिड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट क्या माना जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या नॉन रिड्यूसिंग शुगर मानी जाएगी। क्लियर है क्या? तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। टॉलेंस रीजेंट और फैलिंग्स रीजेंट एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनकी रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट से कराई जाती है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, रिड्यूस, तो वो रिड्यूसिंग माने जाएंगे, नहीं कर पाता तो वो नॉन रिड्यूसिंग माने जाएंगे। इसके बारे में डिटेल अभी आगे देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब ध्यान से देखिएगा, रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर के अंदर, ठीक है। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा हुआ है सुक्रोज। सुक्रोज बेसिकली आपको पता है घर में जो शक्कर होती है, शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है सी, आपको पता है फॉर्मूला, कमेंट बॉक्स में लिख देना। सुक्रोज जो कि नॉर्मल शक्कर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C22H12O11, C22H12O11। ये बेसिकली क्या होता है कि सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, शक्कर का फॉर्मूला होता है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज को रखा गया है, और ये जो सुक्रोज है बेसिकली अगर इसकी रिएक्शन अगर आप टॉलेंस रीजेंट या फैलिंग रीजेंट से कराएंगे तो टॉलेंस रीजेंट या फैलिंग रीजेंट जो है बेसिकली सुक्रोज को जो है रिड्यूस नहीं कर पाता है। इसके बारे में आगे देखेंगे, टेंशन मत लेना कि रिड्यूस करता है तो कैसे करता है, तो क्या बनता है, कैसे रिड्यूस होता है, नहीं करता है तो क्या नहीं बनता और क्या नहीं आगे होता है, तो वो आगे देखेंगे, टेंशन मत लेना। तो सुक्रोज का एग्जांपल आपको ध्यान रखना। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड शुगर है। अब ये डाइसैकेराइड क्या होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। दूसरा, कुछ शुगर्स ऐसी होती हैं या कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो रिड्यूसिंग होते हैं, यानी जो टॉलेंस और फैलिंग रीजेंट से रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको ध्यान देना है, ऑल मोनोसैकेराइड्स। जितनी भी मोनोसैकेराइड शुगर्स होती हैं या जितने भी मोनोसैकेराइड जो हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सारी की सारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आती है, क्योंकि ये सारी की सारी रिड्यूस हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं, मोनोसैकेराइड के दो एग्जांपल आपके सामने हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये आसानी से क्या हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा डाइसैकेराइड के भी कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसा कि माल्टोज और लैक्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आता है। तो दोबारा से मैं अपनी सारी चीजें रिपीट कर देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में सेकंड बेस था रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर। जो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस हो जाएंगे उनको रिड्यूसिंग शुगर में डालेंगे, जो नहीं होंगे उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डालेंगे। एल्डिहाइड कीटोन में इसके बारे में काफ़ी डिटेल है, वहाँ जा करके देख लो। यहाँ पे जितना बता रहा हूँ सिर्फ इतना सा ध्यान दे लेना। फैलिंग्स और टॉलेंस रीजेंट नाम के कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं, अगर उनको कार्बोहाइड्रेट पे डालते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस अगर कर देता है तो वो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होगा। अगर वो जिन कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस नहीं कर पाते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में काउंट होगा। करते कैसे हैं ये रिएक्शन, चलती कैसे, क्या प्रोडक्ट बनता है वो आगे देखेंगे, वरना एल्डिहाइड कीटोन में तो आप देख ही सकते हैं।
हम लोगों ने सिर्फ इतना सा देखा, एग्जाम्पल हमको लर्न करना है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमारी घर की शक्कर आती है जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है, सुक्रोज, जो कि एक डाइसेकेराइड है। रिड्यूसिंग शुगर में सारी मोनोसेकेराइड आती हैं। मोनोसेकेराइड के दो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड में इसमें दो एग्जाम्पल है। रिड्यूसिंग शुगर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर रिड्यूस हो सकती हैं उनमें डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल दो दे रखे हैं, इनको आप लर्न कर लेना, माल्टोज एंड लैक्टोज। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग में बच्चों के चल रहा होगा, आपने सुक्रोज को डाइसेकेराइड बोला तो डाइसेकेराइड तो बताओ क्या होता है। आपको मैंने अभी बोला कि रिड्यूसिंग शुगर में सारी मोनोसेकेराइड्स आती हैं और उसके एग्जांपल भी बताया कि मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो बच्चे सोच रहे होंगे मोनोसेकेराइड का मतलब तो बताओ, तो वो भी बताता हूं। एक तो ध्यान रखना, रिड्यूसिंग शुगर में सारी मोनोसेकेराइड आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड के, मैंने एरो भी बना रखा है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड के अंदर माल्टोज एंड लैक्टोज आएंगे इस कैटेगरी में, और डाइसेकेराइड ही होती है सुक्रोज, वो आएगा नॉन रिड्यूसिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान देना है। अब चेक करते हैं कि मोनोसेकेराइड का मतलब और डाइसेकेराइड का मतलब क्या होता है। एक्चुअली ये भी क्लासिफिकेशन का एक टाइप है, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने का एक जो है बेस है ना। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया है। आगे पढ़ेंगे बट यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि टर्म निकली है। तो देखिए मोनोसेकेराइड्स कौन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, या फ्रक्टोज का भी मान सकते हैं आप, ठीक है, C6H12O6। अगर आप इसका वाटर से रिएक्शन कराएंगे H2 से, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो ये ग्लूकोज की यूनिट टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग मोनोसेकेराइड बोलते हैं। डाइसेकेराइड में सुक्रोज का एग्जाम्पल है, हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है C12H22O11। अगर इसकी रिएक्शन वाटर से, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे या पानी से रिएक्शन कराओगे एसिड की प्रेजेंस में, थोड़ा बहुत हीट दोगे, तो ये सुक्रोज जो है 2 यूनिट्स में टूट जाता है। 2 यूनिट्स कौन सी हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी सुक्रोज वाटर से रिएक्ट करके 2 यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। चूंकि ये 2 यूनिट में ब्रेक डाउन हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। आई होप आपको मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में फर्क समझ में आया होगा। ये भी मैं बता देता हूं कि ये जो 2 यूनिट बनी है C6H12O6 प्लस C6H12O6, इनमें से एक ग्लूकोज था और एक क्या था, फ्रक्टोज था। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क क्या होता है कि दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, पर ये इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कौन होता है, कीटोन होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। अब इन दोनों फॉर्मूला को टोटल करोगे तो सुक्रोज के इक्वल ही आएगा। यहाँ पे कार्बन 6, यहाँ पे 6, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। क्लियर है क्या। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे 12 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 24। यहाँ पे कितने हैं, H22, 2 कम है तो 2 वाटर से आए, तो ये रे 22 और 2 24, तो ये 12 और 12 24। हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 6, और 6 कितनी है, 12। क्लियर है क्या प्रोडक्ट में। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी, 11, तो एक वाटर से आई थी, वो क्या है, 12, तो ऑक्सीजन 11 और एक 12, और यहाँ पर भी कितने हो रहे हैं, 12। तो इस तरीके से सुक्रोज वाटर के साथ मिलके इन 2 प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए इसको डाइसेकेराइड बोलते हैं। आई होप ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ। 1 2 3 स्क्रीनशॉट शायद नहीं लिया हो, मुझे पता नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस, ठीक है, इसके बेसिस पे भी कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है कि कौन मीठा है और कौन मीठा नहीं है, ठीक है। तो स्वीटनेस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज शुगर एंड सेकंड इज नॉन शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट मीठी होंगी उसको शुगर की कैटेगरी में डालेंगे, जो नहीं होगी उसको नॉन शुगर की कैटेगरी में डालेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सैकेराइड एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग जो है सैकेरम, ध्यान से सुनिएगा, सैकेराइड जो है बेसिकली लैटिन वर्ड सैकेरम से उठाया है, और इसका मीनिंग क्या होता है, शुगर, और शुगर रिप्रेजेंट करती है किसी भी मीठी चीज को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैकेराइड जो है लैटिन वर्ड सैकेरम से लिया गया और उसका मीनिंग क्या होता है, शुगर, और शुगर रिप्रेजेंट करता है मीठेपन को। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मीठा है, ठीक है, टेस्ट में, तो उसको हम लोगों ने शुगर बोला, और जो नहीं है उसको नॉन शुगर बोला। आई होप आपको ये कैटेगरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ। 1 2 3 आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बिहाफ पर करेंगे कि किस कंपाउंड के अंदर या किस कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है कितने हैं। जितने कार्बन एटम्स होंगे उस हिसाब से हम लोग जो है उसको कैटेगराइज करेंगे या उस हिसाब से हम लोग उसका नामकरण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बिहाफ पर कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करना। जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है, राइट, और उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है 3 कार्बन हम लोगों ने देखे, तो उसका नाम जो है ट्राइओज होगा,
4 कार्बन है तो उसका होगा नाम टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस। दोबारा ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट का जो कंपाउंड आपने चेक किया है, चेक कीजिएगा उसके पास कार्बन नंबर कितना है। 4 है तो उसका टेट्रोस नाम होगा, 5 होगा पेंटोस, 6 होगा तो हेक्सोस, 3 होगा तो ट्राईओस। हर चीज में एक कॉमन है, हर नाम में एक चीज कॉमन है, सब में ओज आ रहा है, OSE 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 OSE। और उसके आगे के जो टर्म्स हैं, जो प्रीफिक्स हैं, वो बेसिकली नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 को हेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को पैंट और 4 को टेट्र TETR, राइट, और 3 को जो है ट्राई रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी एक बात, उस कंपाउंड को, उस कार्बोहाइड्रेट को आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आइदर एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है, अगर उस कंपाउंड के अंदर अगर एल्डिहाइड है तो हम लोग टर्म एल्डोस यानी कि प्रीफिक्स जो है एल्डोस यूज करेंगे। अगर उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उस कंपाउंड का नाम लिखते समय प्रीफिक्स हम लोग कीटोस यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नाम कैसे करना है, कैटेगरी कैसे डिवाइड करनी है। मान लीजिए कंपाउंड है जिसके पास 4 कार्बन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ध्यान से सुनिएगा, 4 कार्बन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसका नाम क्या होगा। 4 कार्बन बेसिकली यहां पर हैं, दिख ही रहा है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से हम लोग उसको एल्डोस बोलेंगे, जो कि प्रीफिक्स होगा। इसलिए नाम के आगे हम लोगों ने यहां पे क्या लिया है, एल्डो लिया है। क्या लिया है, एल्डो लिया है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एल्डोस में से आप लोग बहुत सारे सोच रहे हो सर आपने एल्डो लिखा हुआ है, यहाँ पे SE तो हटा ही दिया। एक्चुअली मैंने बोला ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, पर हम लोग जो है पूरा का पूरा SE यहाँ पे जो है नहीं लिख रहे हैं। एल्डोस का हम लोगों ने यहाँ पे एल्डो यूज किया है, ठीक है, एल्डोस का हम लोगों ने यहाँ पे एल्डो यूज किया है। नीचे एक और एग्जांपल है कीटोस का, हम लोगों ने यहाँ पे कीटो यूज किया है। मैं कारण बताता हूँ क्यों। SE टर्म हम लोगों ने यहाँ प्रीफिक्स में क्यों नहीं इस्तेमाल करी, क्योंकि बाद में भी हम लोग इनके नाम भी तो लिखेंगे तो वहां पे SE लगा देते हैं, इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे नहीं लिखा है। मैं समझा देता हूँ, टेंशन मत लो, जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ टेंशन मत लो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है 4 कार्बन का, राइट, और उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से वो एल्डोस की कैटेगरी में आ गया। तो एल्डोस की कैटेगरी में भी आपको कौन सा टर्म यूज करना है, प्रीफिक्स में एल्डो टर्म यूज करना है, राइट, सिंपल सा है, इससे ध्यान रख लेना। तो हम लोगों ने नाम आगे क्या लिख दिया, एल्डो, उसके बाद लगा दिया डैश। अब आप चेक करो कि इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। 4 कार्बन तो ये रहे और एल्डिहाइड में 1 कार्बन ये रहा, तो 5 हो गए। तो 5 के लिए हम लोग कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, पेंटोस, राइट। तो मैंने आगे क्या लिख दिया, एल्डो डैश पेंटोस। तो ये उस कंपाउंड का नाम हो गया। अब मैं क्लियर कर देता हूं कि मैंने क्या समझाया दोबारा से। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बिहाफ पे हम लोगों ने कैटेगरी को डिवाइड किया कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा। जितने कार्बन होते हैं उस हिसाब से उसके नाम लिख दिए, और जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस हिसाब से उसका जो है प्रीफिक्स लिख दिया। हालांकि यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स जो है पूरा लिखा था कि वो एल्डोस शुगर है, कीटोस शुगर है, अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोस, एल्डिहाइड ग्रुप अगर उसमें दिख गया तो उसको एल्डो शुगर बोलेंगे। बट हम लोग प्रीफिक्स में सिर्फ क्या यूज करते हैं, यहां से एल्डोस से एल्डो वर्ड यूज करेंगे और कीटोस से कीटो वर्ड यूज करेंगे। ये आपको ध्यान देना है, ये प्रीफिक्स है और यहाँ पे ये क्या है, सफिक्स है। क्यों हम लोगों ने ये बात का SE क्यों छोड़ा, ये SE क्यों छोड़ा, क्यों, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, ठीक है। हम लोगों ने जब सफिक्स यूज करेंगे तो सफिक्स में हम लोग SE लगा देते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहां से इसको हटा दिया। अब एग्जाम्पल क्या है कि आप लोग एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कंपाउंड है 4 कार्बन का, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि जिनको समझ में नहीं आया वो समझ लें। 4 कार्बन का कंपाउंड है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं एल्डोस, और एल्डोस में से टर्म क्या यूज करेंगे, एल्डो, तो एल्डो लिख दिया। टोटल कार्बन कितने कार्बन के, 5। 4 कार्बन का तो वो था ही सही, और एल्डिहाइड में भी तो 1 कार्बन होता है, तो टोटल कितने हो गए, 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स पेंटोस। तो यहाँ पे नाम आ गया एल्डो पेंटोस। ध्यान दीजिएगा क्योंकि कार्बन 5 है, एक 4 तो इसका और एक एल्डिहाइड का 1। क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर SE क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो हम लोग आखिरी में लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लगा के इसमें लगाया ताकि नाम कंप्लीट हो जाए। ये रूल्स होते हैं, आप तो सिर्फ इतना सा ध्यान दो ना, यहाँ से एल्डो यूज करेंगे और यहाँ से क्या यूज करेंगे, कीटो यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 कार्बन का कंपाउंड है और उसके साथ कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप की वजह से इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे कीटो, और टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 5 और 1 6, तो 6 के लिए यूज करेंगे हेक्सोस। तो पूरा नाम क्या हो गया, कीटो हेक्सोस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 5th कैटेगरी यानी कि 5th नंबर है क्लासिफिकेशन का, यानी कि किस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, कि हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, चेक करेंगे कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं।
वो प्रोडक्ट की संख्या चेक करेंगे, कितने संख्या में प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जो है कैटेगराइज करेंगे। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के अंदर, पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में तोड़ा है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, राइट। तो मोनोसेकेराइड में अंदर क्या है कि अगर हम लोग बेसिकली मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को अगर पानी के साथ रिएक्ट कराएं तो वो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट में टूटते नहीं हैं, इसलिए उनको मोनोसेकेराइड बोलते हैं, लिखा हुआ भी है। डोंट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, ये कुछ शुगर है जिनको मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में डाला है, क्योंकि पानी से रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, किसी अदर प्रोडक्ट्स में टूटते नहीं हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि ओलिगोसेकेराइड्स कौन होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जिनकी रिएक्शन अगर पानी से कराएंगे, मतलब हाइड्रोलाइसिस अगर उनका कराएंगे, तो 2 से लेकर के 10 के बीच में वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, यानी कि माफी चाहूंगा 2 से 10 तक की यूनिट्स बनती हैं। यानी कि अगर ओलिगोसेकेराइड के बारे में बात करूं तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनको पानी से रिएक्ट कराएं तो वो प्रोडक्ट्स जब बनाएंगे तो 2 से मिनिमम 2 से लेकर के मैक्सिमम 10 इसके बीच में प्रोडक्ट्स की संख्या रहती है, इतने प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, उनको ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में डाला है। एग्जाम्पल है सुक्रोज और माल्टोस, ये डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं। क्यों सुक्रोज के बारे में बात कर रहा हूं कि ओलिगोसेकेराइड में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग आगे देखेंगे, बट 2 से 10 तक के अगर प्रोडक्ट्स बनाता है तो वो ओलिगोसेकेराइड में आएगा। उसके अंदर भी मैं सुक्रोज की अगर बात करूं, सुक्रोज और माल्टोस जो है बेसिकली ओलिगोसेकेराइड है। सुक्रोज का हम लोग देख चुके हैं, पानी के साथ अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सुक्रोज टूटता है 2 प्रोडक्ट्स में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसलिए ये 2 प्रोडक्ट्स देता है, मिनिमम 2 प्रोडक्ट देता है, इसलिए ओलिगोसेकेराइड में है। और ओलिगोसेकेराइड के अंदर भी ये डाइसेकेराइड की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट देता है, राइट, हम लोग देख भी चुके हैं। तीसरा कैटेगरी है पॉलीसेकेराइड। अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएं तो वो 10 से ज्यादा यूनिट्स या 10 से ज्यादा प्रोडक्ट देंगे, गिव मोर देन 10 यूनिट्स, तो उनको हम लोग पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल है स्टार्च हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूं, 3 एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, जो कि पॉलीसेकेराइड के अंदर आएंगे। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन की 5th और लास्ट कैटेगरी समझ में आई होगी, जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है कि कोई कार्बोहाइड्रेट अगर पानी से रिएक्ट करके कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहा है, उस बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्लासीफाई किया। आपको पता है कि मोनोसेकेराइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं, ओलिगो 2 से लेकर के 10 तक देते हैं, और ये जो पॉलीसेकेराइड है वो 10 से ज्यादा देते हैं। आई होप आपको ये लास्ट जो समझ में आया हुआ क्लासिफिकेशन का कैटेगरी। उसके बाद हम लोग मोनोसेकेराइड से स्टार्ट करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड को। बाकी यहाँ पे आपका पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं साइड में हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ एक हेल्प जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। उस हिसाब से हम लोग हमारे कंटेंट को और ज़्यादा बेटर करेंगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3